हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र पॉलिटी का डिस्कशन है। हम लोग मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले वाले सेशन में प्रश्न संख्या 120 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। आज का जो सेशन है प्रश्न संख्या 121 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, ये चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो 121 नंबर जो प्रश्न इसको देखते हैं। पूछा गया कि भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया। यानी बेसिक स्ट्रक्चर का जो सिद्धांत था, इसका प्रतिपादन किस मुकदमे में किया। काफी महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत बार पूछा गया है। इसका सही जवाब क्या होगा? काफी विख्यात वो केस भी था। तो इसका सही जवाब है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का केस। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के केस में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संविधान की मूल संरचना यानी बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, जिसका अनुमोदन मिनर्वा मिल्स 1980 के बाद में केस में भी किया गया। 122 निम्नलिखित में से किस केस ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की? किस वाद ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की? सही जवाब है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 123 है, मूल अधिकारों से संबंधित निम्नांकित निर्णयों का सही कालानुक्रम चुनिए। मूल अधिकारों से संबंधित निम्नांकित निर्णयों का सही कालानुक्रम चुनिए। सही जवाब हो जाएगा अगर बात करें तो ए के गोपालन बनाम मद्रास राज, इसके बाद अगर बात करें तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज, इसके बाद अगर बात करें तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज, और इसके बाद केस आया मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। यानी सी ऑप्शन में बिल्कुल सही क्रम दिया गया है, याद रखिएगा। मूल अधिकारों से संबंधित निर्णयों का सही कालानुक्रम इस प्रकार है। ए के गोपालन बनाम मद्रास राज 1950, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज का जो केस था 1967 में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज का जो केस था 1973 में आया, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ का जो केस था 1980 में। 124 है, भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या की स्थिति है। भारत में जो संपत्ति का अधिकार है उसकी जो स्थिति है वो क्या है। तो भारत में संपत्ति के अधिकार की जो स्थिति है यह एक विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। विधिक अधिकार है, याद रखिए, विधिक। देखिए, अगर बात करें तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के सूची से हटाकर संविधान के भाग 12 विश्व संपत्ति संविधान और वाद के अध्याय 4 जो कि संपत्ति का अधिकार के रूप में अंतः स्थापित किया गया है, इसमें ऐड है। तो याद रखिएगा, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के सूची से हटाकर संविधान के भाग 12 के अध्याय 4 में अंतः स्थापित किया गया है। इसके अनुच्छेद याद रखिएगा 300 क, विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाए, इस तरह का प्रावधान उल्लेखित है। तो अनुच्छेद 300 क जो है संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, और इसमें अगर बात करें तो कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। देखिए, अनुच्छेद 301 के अनुसार या क के अनुसार किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। लेकिन याद रखिएगा कि वर्तमान में भारत में संपत्ति का जो अधिकार है क्या है? मौलिक अधिकार नहीं है, एक विधिक या कानूनी अधिकार है जो किसी व्यक्ति को प्राप्त है, नागरिक हो या गैर नागरिक हो, इन दोनों को प्राप्त है। उल्लेखनीय है कि नई एनसीईआरटी के अद्यतन संस्करण में संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार के रूप में उल्लेखित किया गया है। 125 से संपत्ति का अधिकार निम्न में से कौन सी श्रेणी में सम्मिलित है?
संपत्ति का अधिकार निम्न में से कौन सी श्रेणी में सम्मिलित है? याद रखिएगा, कानूनी अधिकार के श्रेणी में यह आता है संपत्ति का अधिकार। 126 संपत्ति का अधिकार है, क्या है? संपत्ति का अधिकार एक, याद रखिएगा, वैधानिक अधिकार भी है और कानूनी अधिकार है, यानी सी एंड डी दोनों सही है, तो सी एंड डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। 127 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्प को चुनिए। कथन 1 कह रहा है कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978, ठीक है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। कथन 2 कह रहा है कि संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत विधिक प्राधिकार बना दिया गया, विधिक अधिकार बना दिया गया। तो देखिए 127 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, इसमें पहला कथन है, दूसरा भी कथन जो है सही है। पहला कथन तो सही है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के सूची से हटा दिया गया था। संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत विधिक अधिकार जो है बना दिया गया। तो कथन ए, पहला कथन और दूसरा कथन दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 128 है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है, क्या है? वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत जो संपत्ति का अधिकार दिया गया है वह एक वैधानिक अधिकार है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 129 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन सा कथन सही है? अनुच्छेद 301, अनुच्छेद आर्टिकल 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। दूसरा है, संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। तीसरा, भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 क को उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार के द्वारा 44वें संविधान संशोधन से अंतःस्थापित किया गया था। कौन सा सही है? तो केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला तीसरा गलत है। अनुच्छेद 301 व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता से संबंधित है, न कि संपत्ति के अधिकार से, इसीलिए पहला कथन जो है गलत हो जाता है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, न कि मूल अधिकार। इस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में विधिक अधिकार के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है, इसीलिए कथन दूसरा सत्य है। भारतीय संविधान का 44वें संशोधन तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया गया था, इसीलिए तीसरा कथन भी गलत है। प्रश्न संख्या 130, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के अधिकार का लोप जो है किया गया है? किस संशोधन के द्वारा आपको बताना है कि संपत्ति के अधिकार को लोप किया गया? तो याद रखिएगा, सही जवाब है। काफी महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत बार पूछा गया है। 44वां संशोधन जो अधिनियम था, इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से लोप कर दिया गया, तो सी ऑप्शन। 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार का लोप कर दिया गया, इसे विधिक या कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। तत्समय मोरारजी देसाई जनता पार्टी शासन में प्रधानमंत्री थे। इसके बाद प्रश्न संख्या 131, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो 1978 में संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा, ऑप्शन ए। 132, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया? किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों के सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया? याद रखिएगा, 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978, 44वें संशोधन अधिनियम 1978। 133, किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया है?
के संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया है? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, बी ऑप्शन। 134 है, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया है? भारतीय संविधान के 44वें संशोधन से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया है? तो संपत्ति का अधिकार, सी ऑप्शन। 135, जिस संविधान संशोधन से नागरिकों के संपत्ति के अधिकार का मूलाधिकारों की सूची से निष्कासन किया गया है वह है। जिस संविधान संशोधन से नागरिकों के संपत्ति के अधिकार का मूलाधिकारों की सूची से निष्कासन किया गया है वह है, बताइए, याद रखिएगा, वह है क्या? तो 44वां संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, सी ऑप्शन। 136 है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 137, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो सही जवाब है संपत्ति का अधिकार, बी ऑप्शन। 138, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? कौन सा भारत के संविधान के द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? तो याद रखिएगा, विरोध का, बताइए, विरोध का अधिकार, विरोध करने का अधिकार जो है 6 मूल अधिकारों में नहीं दिया गया है। भारत के संविधान के द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों के अंतर्गत विरोध का अधिकार शामिल नहीं है। 139 है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? तो समान आवास का अधिकार, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भारतीय संविधान के द्वारा समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, याद रखिएगा, समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है। धर्म पालन करने का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक जो है प्रदान किया गया है, परंतु समान आवास के अधिकार का इसमें उल्लेख नहीं है। 140 है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, इसका सही जवाब हो जाएगा 140 का ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार मूल अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रत्यक्षतः नहीं दिया गया है। यह एक विधिक अधिकार है जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नागरिकों को प्रदान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में इसे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में सन्निहित माना है। इसे मूल अधिकार माना जाता है, तथापि इसका संविधान में निम्नलिखित रूप से उल्लेख नहीं है। 141 है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए, कौन सा वक्तव्य सही है? किसी को राष्ट्रीय गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहला स्टेटमेंट, इसके वाक्य स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा, बिल्कुल सही। इसे अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा, ये भी सही। राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है, ये भी सही है। तो सी ऑप्शन, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। देखिए, बिजोई इमैनुअल बनाम केरल राज्य के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी को भी राष्ट्रीय गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, फोर्स नहीं किया जा सकता, यदि उसका धार्मिक विश्वास ऐसा करने की अनुमति नहीं देता है। राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य करना वाक्य स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। न्यायालय ने निर्णय दिया कि ऐसा कानून नहीं है जिसके अधीन उन्हें राष्ट्रीय गीत गाने के लिए बाध्य किया जा सके।
आगे बढ़ते 142, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है लेकिन गैर नागरिकों को नहीं। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है लेकिन गैर नागरिकों को नहीं। यहां से या इस तरह के प्रश्न जो है अक्सर पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। पहला जो है भाषण एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को तो प्राप्त है लेकिन गैर नागरिकों को नहीं। और इसके बाद तीसरा है अल्पसंख्यकों के अधिकार, ये भी सही है। पहला तीसरा भारतीय नागरिक को अधिकार दिए गए हैं लेकिन गैर नागरिकों को नहीं। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 19 भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण मात्र भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, गैर नागरिकों यानी विदेशियों को नहीं। जबकि अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता का अधिकार और अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों इन सभी को जो है प्राप्त है। 143 निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? कौन सा मूल अधिकार गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है, विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, बी ऑप्शन। भारत में कुछ मूलाधिकार जो है, जो मूल अधिकार है, फंडामेंटल जो राइट है नागरिकों और विदेशियों दोनों को मतलब कि समान रूप से उपलब्ध है, जो कि याद रखिएगा। तो ऐसे जो मूल अधिकार है जो भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक दोनों को समान रूप से प्राप्त है, जैसे विधि के समक्ष समानता का अधिकार, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ये सभी जो है आपको याद रखना है, ये सभी अधिकार भारतीय और विदेशी दोनों को समान रूप से उपलब्ध हैं। तो जैसे 14, 20, 21, इसके बाद 21A, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 32, ये सभी आर्टिकल जो है दोनों को प्राप्त हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 भारत में विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। 144 भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? तो विधि के समान संरक्षण का अधिकार, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, अगर बात करें तो भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 14 के तहत प्रदत्त विधि के समान संरक्षण का अधिकार भारत में नागरिकों सहित सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, जबकि प्रश्नगत अन्य तीनों अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। 145 निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? निम्नांकित अधिकारों में से कौन सा अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए छोड़कर, भेदभाव के विरुद्ध, ऑप्शन ए छोड़कर नहीं, मतलब कि पहला स्टेटमेंट छोड़कर। तो इसमें जो सही जवाब है, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश भर में स्वतंत्र भाषण की स्वतंत्रता और चुनाव लड़ने का अधिकार, यानी डी ऑप्शन। संविधान के अनुच्छेद 14 में उल्लेखित विधि के समक्ष समानता का अधिकार, मौलिक अधिकार भारत में नागरिकों सहित सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है, जबकि तीनों अधिकार जो बताए गए हैं कौन कौन से, तो याद रखिएगा। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता, देश भर में स्वतंत्र रूप से अबाध रूप से संचरण की जो अधिकार है वो, और चुनाव लड़ने का अधिकार, ये केवल भारतीय मतलब कि नागरिकों को उपलब्ध है। 146 है भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? भारतीय संविधान के द्वारा दिए गए अधिकार, कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को यानी विदेशी नागरिकों को भी जो है उपलब्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? संवैधानिक निराकरण का अधिकार, संवैधानिक निराकरण का अधिकार, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, अगर बात करें तो भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त संवैधानिक निराकरण या संवैधानिक उपचारों का अधिकार
जो कि आर्टिकल 32 के तहत अगर बात करें तो गैर नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों के संदर्भ में उन्हें उपलब्ध है। संविधान के अनुच्छेद 300 क के तहत संपत्ति का अधिकार विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। गैर नागरिकों को भी ये अधिकार प्राप्त है 300 क, और इसमें संपत्ति अर्जित करने का अधिकार जो कि मूल संविधान में अनुच्छेद 19 च के तहत नागरिकों को प्राप्त था, शामिल नहीं है। वस्तुतः संपत्ति अर्जित करने का अधिकार अब संविधान प्रदत्त अधिकार नहीं है। 147 है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता तो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का। ऑप्शन ए। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का दावा नहीं कर सकता क्योंकि यह अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 19 वाक्य स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, तो अन्य तीनों अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, नागरिकों और गैर नागरिकों, इन दोनों को। 148, भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय या समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किस विशेष लाभों का हकदार हो जाता है। भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय या समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किस या किन विशेष लाभों का हकदार हो जाता है। सही जवाब क्या होगा बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा, यह संप्रदाय या समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो इसमें जो तीसरा स्टेटमेंट है, यह संप्रदाय जो है या समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है। तो पहला तीसरा सही है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के तहत अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और उसका प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है। 2006 से केंद्र सरकार के द्वारा अल्पसंख्यक वर्गों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। भारत में किसी धार्मिक संप्रदाय या समुदाय को राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्राप्त होने पर 2 लाभ प्राप्त हो जाते हैं, परंतु लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 331 के तहत मनोनयन केवल एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 सदस्यों का किया जा सकता था। यानी एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 सदस्यों का मनोनयन किया जा सकता था। यह प्रावधान भी 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 से निष्प्रभावी हो गया है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 149। बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने पारित कब किया था। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था। कब पारित किया था आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा 1976 में। बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अध्यादेश 25 अक्टूबर 1975 को जारी किया गया। इसी तिथि से यह प्रभावी भी हुआ। इसका स्थान बाद में बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976 ने ले लिया, जिसका उद्देश्य अनुच्छेद 23 के परिप्रेक्ष्य में केवल बंधुआ श्रमिकों को मुक्त कराना ही नहीं बल्कि उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी करना है। 150 जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। तो भारत के संविधान के द्वारा, बिल्कुल सही, 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के द्वारा, यानी उपयुक्त सभी के द्वारा जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग सर्वत्र निषिद्ध है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के द्वारा भी इसे निषिद्ध किया गया है। MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को जोखिमपूर्ण बाल श्रम से निषिद्ध किया गया है, यानी उन्हें काम नहीं करवाया जा सकता है जोखिमपूर्ण कार्यों में। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के द्वारा भी इसे निश्चित किया गया है। 151 है, आपको बताना है कि डॉट डॉट की जगह पर क्या होगा कि बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। कौन किसके बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के, तो अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। और नेक्स्ट बारकर का कथन है कि अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जो मनुष्य बिना परछाई के है।
152 भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है? भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से अधिकार और कर्तव्य के बीच सही संबंध है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 152 का। बताइए, 152 का सही जवाब है अधिकार कर्तव्यों के साथ संबंधित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन है। भारत के संदर्भ में अधिकार और कर्तव्य एक ही वस्तु के दो चरण हैं। मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार महत्वपूर्ण होते हैं। ये किसी व्यक्ति को स्वतंत्र कार्य करने के लिए पर्याप्त क्षेत्र उपलब्ध कराते हैं और इस तरह आत्मविश्वास का आधार निर्मित करते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकारों की विशेष महत्ता है, लेकिन कर्तव्यों की अनुपस्थिति में ये अर्थहीन होते हैं। एक व्यक्ति के पास अधिकार है तो उसे अच्छे कार्यों में अपना योगदान देना चाहिए। व्यक्ति को असामाजिक कार्यों को करने का अधिकार नहीं है। व्यक्ति के अधिकार समाज पर उसके दावे को प्रदर्शित करते हैं, जबकि कर्तव्यों से व्यक्ति पर समाज के दावे का संकेत मिलता है। भारत के संदर्भ में अधिकार कर्तव्यों के साथ संबंधित है। 153 है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो सही जवाब बताइए। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अधिकार मानव व्यक्तित्व के समग्र विकास की अनिवार्य अपेक्षाएं हैं। इनके अभाव में मानव का बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक और लौकिक उत्थान बाधित हो जाएगा एवं मानव जीवन पशुवत हो जाएगा। अधिकार राज्य शक्ति पर सीमाएं हैं। ये राज्य कार्यवाही के विरुद्ध प्रत्याभूति है, अतः अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। 154 सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई कहां से? बताइए, सेवा के अधिकार की अवधारणा कहां से प्रारंभ हुई? इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन में, यानी सी ऑप्शन। सेवा के अधिकार की अवधारणा जो है 1991 में ग्रेट ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम में प्रारंभ हुई। इसका मतलब है उस अधिकार से, सेवा का अधिकार का मतलब है उस अधिकार से जिसके तहत राज्य एक निश्चित अवधि के अंदर लोक सेवाएं देने की गारंटी देता है। इसे सिटीजन चार्टर भी कहा जाता है। भारत में केंद्रीय स्तर पर ऐसा कानून बनाने का प्रयास द राइट ऑफ सिटीजन फॉर टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवांसेज बिल 2011 के माध्यम से किया गया, किंतु वह पारित नहीं हो सका। हालांकि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश सेवा का अधिकार, जो मध्य प्रदेश एमपी है, सेवा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना। इस कानून को यह कानून जो है 25 सितंबर 2010 को लागू किया। दूसरा स्थान बिहार राज्य का, जहां यह कानून 15 अगस्त 2011 को लागू किया गया। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में राज्य के नीति के निर्देशक तत्व के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रियाएं देते रहें और प्लीज आप लोग इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहे। चैनल को जो है ज्वाइन कीजिए और सब्सक्राइब तथा शेयर करके हमें सपोर्ट करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। इसी तरह हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।